क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का पहला पार्ट जिसमें साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसे हटा दिया गया है। हालांकि वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। उसमें आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति नेल्सन मंडेला है वहाँ पर फेमस अभी, और उन्होंने क्या है काफ़ी मेहनत की। उन्होंने 27 साल तक अपार्थाइड से लड़ाई की। अब आप बोलेंगे अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। वहाँ पर काले लोगों के लिए और गोरे लोगों के लिए अलग अलग कानून थे। इसके लिए उन्होंने 27 साल तक जेल में रहे वो, और उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में रंगभेद को समाप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, और उन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन हमारे देश में कैसे हुआ, कौन कौन से सिद्धांत थे, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, और कब से ये शुरू हुआ बनना कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये लिखा हुआ है, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको सिटीजन और गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सभी रूल्स को एक साथ मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंड। और ये किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है और यह डिसाइड करता है कि सिटीजन्स के क्या राइट रहेंगे, गवर्नमेंट का क्या पावर रहेगा और गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। इस चैप्टर में वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है। इसमें लिखा है, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी नहीं हो कि डेमोक्रेटिक हों, परंतु जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जहां जनता सरकार चुनती है, दैट आर डेमोक्रेटिक हैव कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिकन गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1776 में अमेरिका जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन फ्रेंच पीपल अप्रूव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना। फ्रांस रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इस तरह से ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब से ये एक रिचुअल हो गया कि सभी डेमोक्रेटिक देशों का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The making of constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बहुत पहले हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था। मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले 1929 में एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। हम उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। 1929 की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आप सोच लीजिए। और जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मतलब फाइनल हो रहा था, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो जैसा आपको पता है कि उस समय में पार्टीशन हो गया था और 10 लाख लोग लगभग दोनों तरफ बॉर्डर ऑफ इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस किल हो गए थे। वहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि उन्होंने हमारे देश में बहुत छोटे छोटे राजा थे जिनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तो ब्रिटिश ने कह दिया था प्रिंसली स्टेट को कि आपकी जहाँ इच्छा हो, चाहे इंडिया में आप जुड़ जाएं, चाहे पाकिस्तान में जुड़ जाएं, जिसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल
के अथक प्रयासों से लगभग 567 जो रियासतें थी जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थी, राजा लोग जो तैयार नहीं थे, उनको भारत का अभिन्न अंग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर है पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम 1928 की तरफ जाते हैं तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये बता दिया था कि कैसा रहेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों डॉक्यूमेंट थे, इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी को, माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करने की जो बात थी वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले ही कह दी थी। तो इस प्रकार इन डॉक्यूमेंट से जो मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था, जो कराची सेशन में कांग्रेस ने पारित किया था, और उस समय में जितने भी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन उपलब्ध थे 1947 में, उन सब की स्टडी करके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके पहले ही जो बहुत काम हो चुका था उस पर इसने डेलिब्रेट किया। 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शंस हुए थे ब्रिटिश इंडिया में। These were not fully democratic government। अब प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या हुआ था, भारतीयों को ब्रिटिश लोगों ने इलेक्शन लड़ने का अधिकार दे दिया था। तो उससे क्या हुआ था, हमारे देश में ये पता चल गया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियन इन वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। और यही चीज़ हमारे देश के लिए बहुत यूज़फुल हुई, सेटिंग अप ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन दैम, कि हम अपने लिए इंस्टीट्यूशन बना सकें। यहाँ इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये सारे जो हैं ये इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, और ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ब्रिटिश के समय में बनी, तो उस समय से ही हमारे जो देश के नेता थे उन्हें ये अनुभव हो गया था कि यदि भारत इंडिपेंडेंट होता है तो उसको उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। फिर इसके अलावा मैनी ऑफ द लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे। जैसे अपन ने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन की, अमेरिका से हमने बिल ऑफ राइट्स लिया। इस तरह से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया had also inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। हमने रशियन रेवोल्यूशन से देखा कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, और हमने केवल उनका इमिटेशन नहीं किया, कि ऐसा नहीं कि उनकी नकल मार के हमने हमारे यहाँ देश में उसे कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। उनमें से जो चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत अच्छी थी, अनुकूल थी, लोगों के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक थी, उनको हमने, या हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे। हु देन वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Drafting of document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called Constituent Assembly। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कमेटी, एक असेंबली बनाई गई, और ये इलेक्शंस जो थे 1946 में इसके लिए हुए। फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 46 में हुई, और उसी के बाद जो कंट्री था वो डिवाइडेड हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी वो भी दो भागों में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिख रही थी तो उस समय 299 मेंबर थे, जैसा आप जानते हैं,
और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन लगे थे, मतलब लगभग 3 वर्ष लगा था। द असेंबली अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, परंतु जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। The experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of constitution. हमारे जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोगों ने अडॉप्ट किया जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना। No large social group or political party has questioned the legitimacy of constitution itself. क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया। सेकेंड रीज़न था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी उसमें सारे देश के सभी रीजन के लोगों को लिया गया था। उस समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इसलिए पीपल ने तो नहीं उसको चूज़ किया था, लेकिन सभी तरह के लोगों को उसमें शामिल कर लिया गया था। ये इम्पॉर्टेंट लाइन आपकी बुक में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया, संविधान सभा ने काम किया, उससे कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्टिटी मतलब पवित्रता मिली। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स आए जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, कई राउंड पे डिस्कशन हुए। फिर है गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको गाइड कैसे किया गया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। हालांकि महात्मा गांधी जो थे उस समय बहुत फेमस लीडर थे, लेकिन वो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कोई एक्टिव मेंबर नहीं थे, लेकिन जो भी सिद्धांतों का पालन किया गया उनके हिसाब से किया गया। उन्होंने बहुत पहले यंग इंडिया में ये बता दिया था कि यदि किसी देश का कानून बनाया जाए तो उसे ऐसा बनाया जाए कि उससे पुअरेस्ट ऑफ पुअर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। ये उन्होंने यंग इंडिया में बहुत पहले लिख दिया था, इसको आप देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक की रोल प्ले किया क्योंकि उस टाइम पर अनटचेबिलिटी और कास्टिसिज्म बहुत ज़्यादा था इंडिया में, तो उन्होंने लोअर कास्ट को जो है एक के साथ हो रही इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदला कॉन्स्टिट्यूशन में। जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच जो उन्होंने 1947 में दी थी उससे भी ध्यान रखा गया। तो इस प्रकार से जिसमें उन्होंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी करके एक वर्ड का यूज़ किया है, इसका मतलब आपको ढूंढना है डिक्शनरी में, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ कि क्या मतलब था इस वर्ड का ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो इन सब बातों को मिलाकर के भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ये उसके गाइडिंग वैल्यू थे। अब यदि फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो उसकी प्रियम्बल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक प्रस्तावना लिखी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि इसके अंदर क्या ऐसा खास है जिसका विशेष ध्यान रखा गया है। प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत महत्व है और ये हमारी प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको आप पूरी पढ़िए और इसमें ही ये जो हाईलाइटेड पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के लोगों ने बनाया, भारत के लोगों के लिए बनाया, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और उनमें ये जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं कि इंडिया को हमको सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है और यहाँ के लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देना है। ये चीज़ उसमें लिखी हुई है, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। तो यदि आपने प्रियम्बल को अच्छे से समझ लिया तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रान अप एंड एनेक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव।
कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, किसी किंग ने नहीं बनाया। दूसरा लिखा है सॉवरेन वर्ड, कि लोगों को पीपल हैव सुप्रीम राइट, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। कोई भी एक्सटर्नल पावर जो होगा वो गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं करेगा। ये इसका मतलब सॉवरेन है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में खुद डिसीजन लेगा। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। इसमें सोशलिज्म का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि सारे देश की जनता देश के ही संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमा रही है, तो इसमें गरीब लोगों का भी उतना अधिकार है जो भी जितना कि अमीरों का। इसलिए आपने देखा होगा सरकार कई तरह के प्रोग्राम चलाती है, मुफ्त राशन देना, छात्रवृत्ति देना गरीब छात्रों को, ये सब सोशलिस्ट अप्रोच है। सेकुलर, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। भारत में सारे नागरिकों को ये अधिकार है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सारे रिलीजियस बिलीफ्स को गवर्नमेंट इक्वल रिस्पेक्ट से देखती है। डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल enjoy equal political rights, elect their ruler and hold them accountable। डेमोक्रेसी के बारे में आप जानते हैं कि जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाने वाला शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। पीपल ही अपने लिए लीडर को चुनते हैं, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो इलेक्टेड पर्सन होगा, हेरिडिटी पर्सन नहीं होगा। हेरिडिटी का मतलब जैसे पहले था कि राजा का बेटा राजा बनता है, ऐसा हमारे देश में नहीं होगा। इसका मतलब रिपब्लिक है। देखिए जितने भी वर्ड हैं प्रीएम्बल में वही फिलॉसफी को बताते हैं। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखना है और यही आपको 10th में भी, और यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट से जुड़े हैं तो 11th 12th में बार बार प्रीएम्बल को पूछा जाता है। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे, और सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाएगा। गवर्नमेंट जो होगी वो सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी और सबको न्याय देगी। खासकर जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, डिसएडवांटेज वाला ग्रुप का मतलब जो बहुत गरीब है, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो समाज से बाहर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट विशेष रूप से काम करेगी, उनको न्याय दिलाएगी, उनके साथ सामाजिक न्याय होगा। लिबर्टी, सिटीजन्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनरीजनेबल, वे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने एक्शन को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है सारे लोग लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड। पहले ऐसा था कि राजा के लिए अलग कानून था, जनता के लिए अलग कानून था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो होती है वो सबको इक्वालिटी देती है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार होता है। फ्रैटर्निटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति फ्रैटर्निटी की भावना रखना चाहिए। कोई भी किसी भी फेलो सिटीजन को इन्फीरियर नहीं मानेगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और इन्हीं के आधार पर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हुआ। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब जैसे जो लोकसभा बनती है, राज्यसभा बनती है, या जो भी चीज़ें इंस्टीट्यूट के रूप में बनते, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहाँ पर
प्रीएम्बल की हर एक बात का ध्यान रखा जाएगा। यही कारण है कि 26 जनवरी को हमारे देश की प्रीएम्बल को झंडा फहराने के बाद सभी लोग एक बार पढ़ते हैं, ताकि वे अपने जो हमारी प्रीएम्बल में लिखा है उसको वो फॉलो कर सकें। As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangement. It is very long and detailed document. Therefore, ये एक बहुत लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के साथ साथ इस बात पे ध्यान रखा गया है कि चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, तो उसमें अमेंडेड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसको अपडेट करके रखा जाए। अमेंडेड का मतलब होता है कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे देखा कि ऐसा ना हो कि ये सैक्रेड, स्टैटिक और अनअल्टरेबल हो जाए, इसलिए उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स की व्यवस्था की है। अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसमें अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन या सुधार, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। मान लीजिए कोई नियम था और वो नियम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, लेकिन बदलते हुए समय के हिसाब से उसकी ज़रूरत थी कि उसे बदला जाए, तो फिर अमेंडमेंट प्रक्रिया के द्वारा उसे बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसके आपने फिलॉसफी को समझा। और ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपकी बुक में दिया हुआ है, इनको पढ़िएगा, जैसे वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष रहे और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा इसको। तो इस प्रकार से जो है हम देख सकते हैं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया और उसे कैसे लागू किया गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।